चलिए, अस्सलाम वालेकुम। तैयब अपना माइक बंद कर दें। ओके सर। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट इस सेशन में आएंगे वो ये करेंगे कि अपना नाम और रोल नंबर लिखेंगे, वहाँ पे मेंशन करेंगे, कोई दूसरा नाम यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, अगर किसी को किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो वो चैट में जाके लिख सकता है, ठीक है। तो चैट में आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने किसी किस्म की कोई क्यूरी या क्वेश्चन करना है, तो आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग क्या क्वेश्चन करने वाले हैं या क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि सीपीयू रजिस्टर्स के बारे में हमारा जो मेन टॉपिक है सीपीयू रजिस्टर्स के ऊपर है, ठीक है। सीपीयू रजिस्टर्स को समझने से पहले हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे, कुछ एजेंडा होगा हमारा। जो एजेंडा आइटम है उसमें 3 आइटम्स हैं बेसिकली। सबसे पहले हम माइक्रो कंप्यूटर का डिज़ाइन, बेसिक आर्किटेक्चर देखेंगे, उसके बाद मेमोरी हिरार्की को देखेंगे, और नेक्स्ट वन जो है हमारा जो टॉपिक है वो सीपीयू रजिस्टर्स के ऊपर है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो पहली स्लाइड है आपके पास, अगर किसी को कोई इशू है तो यहाँ पे लिख सकता है, अगर आवाज नहीं आ रही तो यहाँ पे चैट में मेंशन कर सकता है। जी, मैसेज मिला है आपको? सर आ रही है आपकी आवाज। बस आप लोगों ने अपनी आवाज म्यूट करनी है ताकि बाहर की आवाजें उसमें उस लेक्चर के दौरान एंटर ना हो, ताकि डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बेसिक माइक्रो कंप्यूटर का डिज़ाइन है जो कि हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये ऑनलाइन लेक्चर्स की बिहाफ पर हम कुछ लेक्चर्स दोबारा रिपीट कर रहे हैं ताकि रिमाइंड हो जाए चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइक्रो कंप्यूटर का डिज़ाइन है इसको ब्लॉक डायग्राम में हमने शो किया है। जो पहला ब्लॉक है वो सीपीयू का है, दूसरा मेमोरी स्टोरेज यूनिट है और कैशे मेमोरी, तीसरा आईओ डिवाइसेस 1 और आईओ डिवाइस 2। इस तरह से 4 ब्लॉक में हमने उसको ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। माइक्रो कंप्यूटर का डिज़ाइन है ये, और इन तमाम ब्लॉक को आपस में कनेक्ट किया है डाटा बसेस के साथ, कंट्रोल बसेस और एड्रेस बसेस के साथ, मींस के कम्युनिकेशन चैनल के साथ इनको कनेक्ट किया है। ये जो कम्युनिकेशन चैनल है बेसिकली इनको बस कहते हैं। कुछ बसेस होती हैं जिनको हम डाटा बस कहते हैं, जिसमें सिर्फ डाटा मूव होता है, यानी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है डाटा के बिहाफ पर, तो वो डाटा जब ट्रैवल करता है तो वो डाटा बस में ट्रैवल करता है। अगर कोई इनपुट आउटपुट आप प्लेस कर रहे हैं तो उसके लिए आईओ बस यूज होती है, और जो डाटा का जो एड्रेस होता है जहां से डाटा पिक होना है या जहां पे डाटा राइट होना है, तो उसके लिए एड्रेस बस यूज होती है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल बस यूज की जाती है। एज ए होल इन सब बसेस को सिस्टम बसेस कहते हैं, ठीक है। तो आईओ डिवाइसेस 1 और आईओ डिवाइसेस 2 को हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कह रहे हैं, जिसमें माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, ये तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं। मेमोरी स्टोरेज का मतलब ये होता है कि जिसमें आप रैम को कंसीडर करते हैं या हार्ड को कंसीडर करते हैं, और इसी तरह कैशे मेमोरी है। ये तमाम को एक ब्लॉक में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक में आप देखें जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है इसका ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। इसको फर्दर हम 2 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन से हिस्से हैं? जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक यूनिट AU एंड लॉजिक यूनिट LU। इसी तरह कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट के बाद क्लॉक, और क्लॉक के बाद एक और कंपोनेंट है जिसको मेमोरी यूनिट कहते हैं, जो कि CPU का इंटरनल मेमोरी यूनिट होता है।
इसको हम रजिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ALU का काम ये होता है जितनी भी कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशंस होती हैं वो सारी ALU ने परफॉर्म करनी है, यानी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो ALU ने परफॉर्म करनी है, और जितनी भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, मतलब लेस देन, इक्वल, ग्रेटर, इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारे लॉजिकल ऑपरेशन भी ALU के अंदर जो लॉजिक यूनिट है उसने परफॉर्म करने होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशन एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं उनको मैनेज या कंट्रोल किसने करना है? कंट्रोल यूनिट में। तो कंट्रोल यूनिट एक ऐसा यूनिट है जिसको आप ये कह सकते हैं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसने तमाम कंपोनेंट को सिग्नल ट्रांसफर करने, और ये सिग्नल कहाँ से भेजेगा, किस बस को यूज करते हुए भेजेगा? ये कंट्रोल बस को यूज करते हुए भेजेगा, ठीक है। कंट्रोल बस को यूज करेगा और सिग्नल सेंड करेगा मुख्तलिफ कंपोनेंट को। क्लॉक बेसिकली स्पीड को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। बेसिकली इसमें मशीन साइकिल कैलकुलेट होते हैं, यानी ये पल्सेस जनरेट करता है जिससे तमाम कंपोनेंट आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं और एक प्लेटफॉर्म पे या एक पेज पे आते हैं, ठीक है। मेमोरी यूनिट के अंदर जो इसका इंटरनल मेमोरी यूनिट है उसको रजिस्टर्स बोलते हैं। तो रजिस्टर एक ऐसी चीज जिसको हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का इंटरनल मेमोरी यूनिट, यानी इस यूनिट के अंदर जितना भी डाटा आता है बिफोर प्रोसेसिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग, रजिस्टर में ही डाटा प्लेस किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि आपने डाटा को प्रोसेस करना है, यानी CPU ने अगर डाटा को प्रोसेस करना है तो सबसे पहले डाटा कहाँ से पिक करेगा? रजिस्टर से। रजिस्टर से डाटा पिक करने के बाद इस यूनिट को देगा, ALU को देगा। ALU उसके ऊपर ऑपरेशन या प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद दोबारा जब उसको रिटर्न करना है तो इसने दोबारा रजिस्टर को ही असाइन करना है वो डाटा, यानी ALU से दोबारा डाटा रजिस्टर में मूव होगा और रजिस्टर से दोबारा कैशे मेमोरी में और रैम में ट्रांसफर होगा, और वहां से आप स्टोरेज डिस्क में या फिर IO डिवाइस से आउटपुट कोई भी मीडिया आप यूज करते हुए आप उस डाटा को आप स्टोर या शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर था, बेसिक माइक्रो कंप्यूटर का डिजाइन था जिसको हमने ब्लॉक डायग्राम में कंसीडर किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है उसमें मेमोरी को हम कंसीडर कर रहे हैं। मेमोरी हिरार्की, बेसिकली मेमोरी जो है, मेमोरी होती है टेम्परेरी मेमोरी जिसको हम परमानेंट मेमोरी नहीं कहते, जिसको हम टेम्परेरी मेमोरी। अच्छा, यहाँ पे इस डायग्राम में कुछ हमने डिस्क स्टोरेज भी लिखा है जिसको हम स्टोरेज का मतलब ये होता है परमानेंट मेमोरी। तो इस मेमोरी हिरार्की का मतलब ये है कि कैपेसिटी वाइज मेमोरी, कैपेसिटी वाइज ये जितने भी कंपोनेंट मैंने लिखे हैं जिनमें डाटा स्टोर होता है, बेशक टेम्परेरी हो या बेशक परमानेंट हो, तो उसकी कैपेसिटी वाइज मैंने उसको ऑर्गेनाइज किया है या उसका पैरामीटर ड्रॉ किया है। तो अगर बॉटम में देखें तो डिस्क स्टोरेज है। डिस्क स्टोरेज जो होता है वो बेसिकली परमानेंट मेमोरी के लिए हार्ड डिस्क है, और इसमें जो स्पेस होती है वो सबसे ज्यादा होती है, बाकी तमाम मेमोरी से ज्यादा होती है। अगर उसके ऊपर देखें तो रैम है, रैम के ऊपर कैशे है और कैशे के ऊपर रजिस्टर है। इसका मतलब ये है कि रजिस्टर की मेमोरी सबसे कम होती है, ठीक है। रजिस्टर की मेमोरी सबसे कम, उससे ज्यादा कैशे की मेमोरी है, कैशे की मेमोरी से ज्यादा रैम की मेमोरी है, और रैम से ज्यादा हार्ड डिस्क है। जो रजिस्टर की मेमोरी होती है वो बिट्स में होती है या बाइट में होती है, ठीक है, जबकि कैशे की मेमोरी जो होती है वो MBs में होती है, और रैम की मेमोरी GBs में होती है, और डिस्क स्टोरेज की मेमोरी TBs में होती है या पीटाबाइट में होती है या टेराबाइट में होती है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएं तो हमारे पास मेमोरी कम होती है और स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है। और अगर डाउनवर्ड मूव करें तो हमारे पास जो स्पेस है वो इंक्रीज होती है और स्पीड कम होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे कुछ मेमोरी साइजेस भी लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी साइजेस भी लिखे हैं जिसको आप देखते हुए आप चेक वेरीफाई कर सकते हैं कि रजिस्टर की जो कैपेसिटी है वो बाइट्स में है, कैशे की कैपेसिटी मेगाबाइट में है, और रैम की कैपेसिटी GBs में, और हार्ड डिस्क की कैपेसिटी TBs या पीटाबाइट में, PB में, ठीक है। अच्छा, टॉप
क्योंकि रजिस्टर्स है और इसकी मेमोरी कम है, लेकिन स्पीड सबसे ज्यादा। उससे कम जो स्पीड है वो कैशे की है। कैशे भी एक टेम्परेरी मेमोरी है। बेसिकली कैशे मेमोरी उस वक्त डेवलप हुई जब कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसने रैम से जब डाटा पिक करना होता है, तो रैम से डाटा जो आता है सीपीयू के अंदर वो बहुत स्लो स्पीड के साथ आता है। मींस के रैम की जो स्पीड होती है वो सीपीयू की स्पीड से बहुत कम होती है और सीपीयू की स्पीड ज्यादा होती है। तो अगर सीपीयू वेट करता रहे डाटा को प्रोसेस करने के लिए, डाटा का वेट करता रहे, तो सीपीयू की परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है। तो उस सीपीयू की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, सीपीयू की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, नादिया माइक ऑफ कर दें। सीपीयू की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए हमें एक दरमियान में मिडिल लेवल पर एक मेमोरी हमने यूज की है जिसको हम कैशे मेमोरी बोलते हैं। जिससे क्या होता है कि ये सीपीयू के साथ, सीपीयू की स्पीड के साथ कम्युनिकेट करेगी और रैम के साथ रैम की स्पीड के बिहाफ पर कम्युनिकेट करेगी। यानी कैशे एक ऐसी टेम्परेरी मेमोरी है जो कि स्मॉल इन साइज होती है और एफिशिएंट होती है एज कंपेयर टू रैम। जो कैशे है उसके 3 लेवल हैं, जिसको हम लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 बोलते हैं। ठीक है, लेवल 1 जो होता है वो यहाँ तो सीपीयू के अंदर होता है या सीपीयू के बिल्कुल करीब होता है। इसी तरह लेवल 2 जो होता है वो सीपीयू और रैम के इन बिटवीन होता है। और इसी तरह जो लेवल 3 है वो सीपीयू से थोड़ा सा दूर और रैम के थोड़ा सा करीब। यानी अगर हम इन लेवल्स को भी स्टडी करें तो जो लेवल 1 है उसकी स्पीड हाई होगी। क्यों? कि जैसे जैसे हम सीपीयू के करीब जाते जाएंगे स्पीड बढ़ती जाएगी। अगर स्पीड बढ़ रही है तो साथ साथ मेमोरी कम हो रही है। इसी तरह अगर हम बॉटम साइड पे मूव करें यानी L3 साइड पे मूव करें तो हमारे पास स्पेस बढ़ती जाएगी जबकि स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो राइट डाउन करें, चैट में लिख दें या मुझे बता दें कि कोई क्वेश्चन है आपका। एनीवन? कोई क्वेश्चन है? सर ये सर ये लेवल जो है वो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब हमने इस तरह से क्यों नहीं किया कि एक ही लेवल में डाटा जो है चलता जाता जो सीपीयू के सबसे करीब होगा, मैंने तो उनको डिफरेंट। मैंने आपको बताया कि ये आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। ये तीनों लेवल जरूरी नहीं है कि तीनों लेवल हों, आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है कि मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो मदरबोर्ड बनाती हैं या सीपीयू बनाती हैं। ठीक है, तो उस हम्म। आर्किटेक्चर को देखते हुए इनका डिजाइन किया गया है। ठीक है और कोई? जी। उस्मान जफर ने माइक ओपन किया हुआ है। हाँ जी उस्मान, कोई क्वेश्चन है? और किसी का क्वेश्चन है? किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे मूव करें। चैट में लिख दिया करें, चैट में लिख दिया करें कि आप क्वेश्चन नहीं है। चलें जी, हम सीपीयू रजिस्टर्स के बारे में हम आगे हैं। दोबारा हम मेन स्लाइड हमारी जो है वो सीपीयू रजिस्टर्स के बारे में है। तो सीपीयू रजिस्टर्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, ये असल में नेम, स्टोरेज, लोकेशन है इनसाइड सीपीयू। अच्छा, आप लोग जो एनोटेशन लगाएंगे ना, काइंडली इसको एनोटेशन को ना यूज करें क्योंकि कुछ लोगों को ये चीजें जो हैं वो नजर नहीं आएंगी। ठीक है। अच्छा, रजिस्टर जो होते हैं वो कैशे, रैम और अदर स्टोरेज से फास्ट होते हैं, यानी उनकी स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल क्लास में कोड की थी कि अगर आप मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास अपनी बाइक लेके जाते हैं और उसे कहते हैं कि इसकी रिपेयरिंग करनी है, तो उसकी शॉप में एक बड़ा बोर्ड लगा होता है दीवार पर जिसपे मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैंग किए गए होते हैं। ठीक है, वो आपसे आपके बाइक की प्रॉब्लम पूछने के बाद वो उस बोर्ड के पास जाता है और एक छोटी ट्रे में वो मुतलका यानी कॉरेस्पॉन्डिंग या जो रिलेटेड टूल्स हैं उस रिपेयरिंग के लिए वो वहां से पिक करेगा और ट्रे में प्लेस करेगा। और ट्रे को पिक करता हुआ बाइक के पास आता है और बाइक की रिपेयरिंग करने के बाद उस ट्रे से टूल उठाता है और उसी में यूज करने के बाद उसी में दोबारा प्लेस करता है।
और जब आपका काम यानी मैकेनिक का काम फिनिश हो जाता है तो उस ट्रे को वो पिक करता है और उस ट्रे में जितने भी टूल्स पड़े होते हैं सामने बोर्ड पे हैंग कर देता है वापस। तो इसी तरह से आपके पास रैम, कैशे और रजिस्टर की एक एग्जांपल है। यानी ये जो बड़ा बोर्ड है जिस पे बहुत सारे टूल्स पड़े हुए हैं वो रैम है बेसिकली। और इसी तरह से जो टूल्स उसने पिक किए और छोटी सी ट्रे में प्लेस किए हैं वो आपके पास जो ट्रे की एग्जांपल है वो कैशे को रिप्रेजेंट कर रही है, और जिस हाथ से वो टूल को यूज कर रहा है वो हाथ जो है जिसके अंदर वो जिसके पास वो टूल है, तो वो जो हाथ है वो सीपीयू रजिस्टर का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक सीपीयू रजिस्टर कितना फास्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, और एक रजिस्टर में आप प्लेस क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन भी प्लेस कर सकते हैं, स्टोरेज एड्रेस किसी लोकेशन का आप प्लेस कर सकते हैं, या किसी भी किस्म का कोई डाटा आप प्लेस कर सकते हैं रजिस्टर में। ठीक है, रजिस्टर में किसी भी किस्म का डाटा प्लेस कर सकते हैं, या एड्रेस प्लेस कर सकते हैं, या कोई इंस्ट्रक्शन प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स है रजिस्टर्स की, जिसमें 32 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, 16 बिट सेगमेंट रजिस्टर हैं, और कुछ दूसरे रजिस्टर्स हैं। 30 जो जनरल पर्पस है वो 8 बेसिकली रजिस्टर हैं, और ये सारे के सारे 32 बिट के हैं। ठीक है, 8 रजिस्टर हैं जो कि 32 बिट के हैं, और इनके नाम क्या हैं? EAX, EBX, ECX, ADX, EBP, ESP, ESI, EDI। ये 8 रजिस्टर ऐसे रजिस्टर हैं जिनको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। मसलन इसमें आप डाटा प्लेस कर सकते हैं, इसमें आप इंस्ट्रक्शन प्लेस कर सकते हैं, इसमें आप एड्रेस प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह सेगमेंट रजिस्टर है, 16 बिट के हैं। यहाँ आपके सामने 3 लिखे हुए हैं, एक दो और भी आप यूज कर सकते हैं या होते हैं, जिसमें CS है, SS है, DS है, और ES है जिसको एक्स्ट्रा सेगमेंट भी बोलते हैं। अदर रजिस्टर में आपके पास ई फ्लैग्स है और EIP रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे इशू है किसी को? चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, अब जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं उनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। जो सबसे पहला रजिस्टर है उसको EAX या एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर बोलते हैं। इसी तरह EBX है, एक्सटेंडेड बेस रजिस्टर है। ECX एक्सटेंडेड काउंटर रजिस्टर है। EDX एक्सटेंडेड डाटा रजिस्टर है। EBP एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर। ESP एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर है। ESI एक्सटेंडेड सोर्स इंडेक्स है। और इसी तरह से आपके पास जनरल पर्पस में लास्ट वन है EDI एक्सटेंडेड डेस्टिनेशन इंडेक्स। अच्छा, बेसिकली हम ये जो आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं 32 बिट का ही आर्किटेक्चर है। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। 16 बिट रजिस्टर में, सेगमेंट रजिस्टर में CS है, DS, SS। CS से मुराद कोड सेगमेंट, DS से मुराद डाटा सेगमेंट, SS से मुराद स्टैक सेगमेंट। ये सेगमेंट क्या होते हैं? सेगमेंट बेसिकली आपका जो प्रोग्राम होता है वो मुख्तलिफ सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। मतलब सेगमेंट 1, 2, 3 जो भी है, तो उन सेगमेंट के नाम है। एक सेगमेंट ऐसा सेगमेंट है, एक सेगमेंट ऐसा है। रामेश्वर आप जरा माइक बंद करते हैं। सर वो रामेश की प्रॉब्लम बन रही है, उसको आवाज नहीं थी आ रही। अच्छा, मैंने उसका माइक बंद कर दिया है। अच्छा, यानी आपका जो प्रोग्राम होता है बेसिकली असेंबली का जो प्रोग्राम होता है, जब वो मेमोरी में जाता है तो उसके मुख्तलिफ सेगमेंट होते हैं। जो सेगमेंट होते हैं उनमें एक कोड सेगमेंट होता है जिसमें कोडिंग आप लिखते हैं, यानी तमाम इंस्ट्रक्शन कोड सेक्शन में लिखी जाती हैं या कोड सेगमेंट में लिखी जाती हैं, और डाटा सेगमेंट में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो प्लेस किए जाते हैं। स्टैक सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट होता है, एक ऐसा पोर्शन होता है या एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें लाइफो डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, मींस के लास्ट इन फर्स्ट आउट, और ये बिहाइंड द सीन ऑटोमेटिक यूज हो रहा होता है। ठीक है,
ई फ्लैग रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जिसको हम एक्सटेंडेड फ्लैग रजिस्टर बोलते हैं। ये 32 बिट का है। बेसिकली इसमें दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपको बताती है कि इस वक्त ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हुआ है या किस किस्म की कंट्रोलिंग परफॉर्म करनी है कंट्रोल यूनिट ने। यानी सीयू इसको देखते हुए ऑपरेशन को मैनेज करता है। कंट्रोल यूनिट ई फ्लैग की वैल्यू को देखते हुए मुख्तलिफ ऑपरेशन को हैंडल करता है या मैनेज करता है। EIP एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें आप कि उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जो वेरी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली है। मींस के जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस EIP में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम दोबारा देख रहे हैं जनरल पर्पस रजिस्टर में EAX को। EAX बेसिकली 32 बिट का है। अगर आप समझते हैं कि EAX को आप मल्टीपल वे में यूज करना चाहते हैं तो आपके पास डिवीजन है उसकी। अगर 32 बिट को आप डिवाइड कर सकते हैं 16 बिट में और 16 बिट को आप डिवाइड कर सकते हैं 8 बिट में। जो 8 बिट में सब रजिस्टर बनते हैं उसके EAX के वो AL और AH है। AL का मतलब है एक्यूमुलेटर लोअर हाफ और AH का मतलब है एक्यूमुलेटर हायर हाफ, 8 बिट। इसी तरह AX है, इसको एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं और ये 16 बिट का होता है। यानी इस तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि जनरल पर्पस जो रजिस्टर्स होते हैं वो 32 बिट के होते हैं और उनको आप 4 तरीकों से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 8 बिट का डाटा है तो यहाँ तो आप AL में प्लेस करेंगे डाटा को या AH में प्लेस करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास एक भी बिट एक्स्ट्रा हो जाती है, मसलन 9 बिट हो जाती है डाटा के अंदर, आपके 9 बिट आ जाती है तो उसके लिए आप 16 बिट रजिस्टर यूज करेंगे जिसका नाम है AX एक्यूमुलेटर। अगर 16 बिट से एक भी बिट एक्स्ट्रा ऊपर होती है, 17 बिट हो जाती है या 20 बिट है तो आप 32 बिट वाला रजिस्टर EAX को यूज करेंगे। इसी तरह बाकी रजिस्टर्स को भी आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे EBX है, ECX है और EDX है। ये तमाम रजिस्टर इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं जिस तरह से EAX को हम कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, जनरल पर्पस रजिस्टर में कुछ रजिस्टर मैंने आपको बताया था पहले, वो 4 हमने डिस्कस किए थे। आप वो बाकी जो 4 हैं 32 बिट के, उनमें ESI है, EDI है, EBP, ESP। इनको फर्दर 2 हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं, मसलन 16 बिट में या 32 बिट में। अगर आप 16 बिट का यूज करना चाहते हैं तो SI, और अगर 32 बिट का यूज करना है इन रजिस्टर को तो ESI। इसी तरह EDI और DI, तो एक 32 बिट का एक 16 बिट का है। तो इस तरह से आप इन रजिस्टर्स को भी जनरली यूज कर सकते हैं। सेगमेंट रजिस्टर में हमारे पास 3 सेगमेंट रजिस्टर मैंने मेंशन किए थे कि डाटा सेगमेंट है, कोड सेगमेंट है, स्टैक सेगमेंट। सेगमेंट कहते हैं एक सेक्शन को या पोर्शन को, यानी एक ऐसा पोर्शन जिसमें आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन प्लेस कर रहे हैं उसको सेगमेंट, यानी पूरे प्रोग्राम को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया। तो उनमें जो डाटा होता है वो पहले भी मैंने थोड़ा सा बताया है। इसमें जो डाटा सेक्शन है उसमें तमाम वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल आप प्रोग्राम में यूज करेंगे वो डाटा सेक्शन में प्लेस करेंगे। इसी तरह कोड सेगमेंट में आपकी कोडिंग प्लेस की जाती है और स्टैक सेगमेंट में आपका इन और आउट डाटा स्टोर होता है। मींस कि आपने फंक्शन को अगर डाटा प्लेस करना है, फंक्शन को डाटा पास करना है तो स्टैक में प्लेस होगा, और अगर स्टैक से आपने पिक करना है पुश और पॉप को यूज करते हुए आपका डाटा प्लेस होता है या रिमूव होता है स्टैक से, और ये बिहाइंड द सीन ऑटोमेटिक होता है। इसी तरह जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये उस एड्रेस को कंटेन करता है जो कि वेरी नेक्स्ट उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कंटेन करता है जिसने वेरी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, जिसने वेरी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है उसके एड्रेस को इसने पिक करना है। जैसे क्लास में मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर मैं आप लोगों का वाइवा लेना चाहता हूँ और रोल नंबर वाइज लेना चाहता हूँ, तो मेरे पास हॉट सीट पे अगर रोल नंबर 1 बैठा है तो नेक्स्ट कौन रेडी होगा? डेफिनेटली रोल नंबर 2। तो रोल नंबर 2 का जो एड्रेस है वो बेसिकली EIP में होगा। तो EIP एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्लेस होता है और CU जो है वहां से डाटा पिक करता हुआ, इंस्ट्रक्शन को पिक करते हुए वो नेक्स्ट परफॉर्म करता है कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है। जी उस्मान जफर, E फॉर एक्सटेंडेड।
थैंक यू सर। हाँ जी, हाफिज मोहम्मद फैसल साहब जी। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम देखें, सेगमेंट की डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में देखें मुख्तलिफ किस्म के सेगमेंट बनाए गए हैं एक प्रोग्राम के। कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट। हर सेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, हर सेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसके रेलिवेंट सेगमेंट एड्रेस में प्लेस किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कोड सेगमेंट है तो उसके लिए CS यूज होता है। तो ये जो उसका स्टार्टिंग एड्रेस है, बेसिकली जो स्टार्टिंग एड्रेस है ये CS में प्लेस हो गया, क्योंकि कोड सेगमेंट में आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होनी है। अच्छा जी, हाफिज मोहम्मद बिलाल साहब अभी ज्वाइन किया है। लिंक आपको ऑनलाइन वीडियो मिल जाएगी, इसका लिंक मिल जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन ने क्योंकि एग्जीक्यूट होना है और इन इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होने के लिए जो उसका एड्रेस होता है वो IP में प्लेस होता है ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। इसी तरह स्टैक सेगमेंट है, उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है SS में प्लेस किया जाता है, ठीक है। और डाटा सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो DS में प्लेस होगा और एक्स्ट्रा सेगमेंट का ES में प्लेस होता है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ई फ्लैग रजिस्टर है, ई फ्लैग है और उसके कुछ बिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ई फ्लैग रजिस्टर मैंने अब जैसे कि डिस्कस किया था कि CPU के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उन तमाम की इंफॉर्मेशन फ्लैग रजिस्टर के बिहाफ पर कंट्रोल होती है, या फ्लैग रजिस्टर के बिहाफ पर आपको आइडिया होता है कि किस किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो अगर आप उन बिट्स को अलहदा से कंसीडर करें तो इन बिट्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मतलब उसमें कुछ रिजर्व बिट्स होती हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल फेज के लिए यूज की जाती हैं, और कुछ कंट्रोल बिट्स होती हैं, इसी तरह स्टेटस बिट्स होती हैं। तो स्टेटस बिट्स आपको करंट ऑपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि इस वक्त कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, जबकि कंट्रोल बिट्स जो होती हैं वो CPU को बताते हैं कि इस वक्त किस किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। जैसे उसमें डायरेक्शन फ्लैग है, इंटरप्ट फ्लैग है, तो ये कुछ फ्लैग बिट्स होती हैं जो कि कंट्रोल यूनिट को बताती हैं कि किस डायरेक्शन में उसने मूव करना है या किस किस्म का इंटरप्ट कॉल हुई है या अकर हुई है। स्टेटस बिट्स में अगर आप देखें तो मुख्तलिफ किस्म की बिट्स हैं, जिसमें कैरी फ्लैग है, ओवरफ्लो फ्लैग है, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, और भी बहुत सारी स्टेटस बिट्स में शामिल होती हैं, ठीक है। कैरी फ्लैग उस वक्त एनेबल होता है, मतलब उस वक्त सेट होता है जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और एक एक्स्ट्रा बिट जनरेट होती है। और वो एक्स्ट्रा बिट कब जनरेट होती है? जब आपके पास डाटा अनसाइंड हो। जब आपके पास डाटा अनसाइंड है और उस अनसाइंड के बिहाफ पर ऑपरेशन हुआ है और उसके बिहाफ पर अगर एक बिट एक्स्ट्रा जनरेट हुई है तो कैरी फ्लैग अनेबल हो जाएगा, मींस के कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह ओवरफ्लो फ्लैग है, और ओवरफ्लो फ्लैग उस वक्त अनेबल होगा जब एक बिट एक्स्ट्रा जनरेट होगी। वो एक्स्ट्रा कब जनरेट होगी? जब आपके पास डाटा साइंड होगा। यानी कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग में फर्क ये है कि डाटा साइंड या अनसाइंड होगा। साइंड होगा तो ओवरफ्लो और अनसाइंड होगा तो कैरी फ्लैग। इसी तरह अगर आपका रिजल्ट माइनस में आया है, माइनस में रिजल्ट आने का मतलब ये होता है कि साइन फ्लैग अनेबल हो जाएगा। और माइनस में रिजल्ट किस तरह से आता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होगी। अगर आपका डाटा माइनस में आया, आपका रिजल्ट माइनस में आया, तो जो साइन फ्लैग है वो भी 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है और उसमें उसका रिजल्ट 0 आ गया है, तो उस 0 के बिहाफ पर 0 फ्लैग अनेबल हो जाएगा। और पैरिटी फ्लैग कैसा होता है जी? पैरिटी फ्लैग जब आपके पास नंबर ऑफ वंस जो है इवन हो तो वो पैरिटी फ्लैग अनेबल हो जाएगा। मतलब डाटा के अंदर अगर नंबर ऑफ वंस इवन होंगे तो पैरिटी फ्लैग ऑन हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हैं। मतलब EAX जो है वो ऑटोमेटिकली यूज होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में EAX ऑटोमेटिक यूज होता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा है कि
EAX में मैंने 10 मूव किया है, इसी तरह EBX में मैंने 5 मूव किया है और मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ EAX को EBX के साथ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा है मल EBX। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टीप्लायर है वो EBX है और जो मल्टीप्लिकेंड है वो EAX है। अगर आप यहाँ पे कमेंट्स में देखें, अगर आप इधर कमेंट्स में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है EAX इज इक्वल टू EAX मल्टीप्लाई बाई EBX, यानी यहाँ पे हमें EAX लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हुए मींस के उसी में स्टोर होगा रिजल्ट EAX में। EAX की वैल्यू 10 है, 10 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 50 आंसर और 50 अगेन EAX में प्लेस किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से EAX ऑटोमेटिक यूज होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, यानी कि यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास ECX है, ECX को लूप काउंटर कहते हैं। बेसिकली जितना भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर आप उसमें लूप यूज करते हैं तो लूप को इस्तेमाल करने के लिए आपको ECX लूप काउंटर की जरूरत होती है। तो लिहाजा आपके पास ECX फौरी तौर पर आपको यूज करना पड़ता है जब आपने लूप यूज करना होता है, और इसमें नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है और ग्रेटर देन 0 होती है। नॉन नेगेटिव एंड ग्रेटर देन 0 मींस कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होती है, क्योंकि हर आइट्रेशन पर इसमें डिक्रीमेंट होना होता है। ठीक है, तो ECX लूप में लाजमी तौर पर यूज करना पड़ता है और ये ऑटो यूज होता है लूप के लिए, लूप इंस्ट्रक्शन के लिए। तो लिहाजा ECX में जब भी आपने लूप यूज करना है तो ECX में पॉजिटिव वैल्यू प्लेस करनी पड़ती है आपको। अच्छा जी, ESP एड्रेसेस डाटा ऑन द स्टैक, स्टैक के अंदर एड्रेसेस वगैरह प्लेस करता है ESP, और ये आप इसको यानी कि डेस्टिनेशन के तौर पर आप इसको यूज नहीं कर सकते। इसी तरह IP को आप डेस्टिनेशन के तौर पर यूज नहीं कर सकते, मतलब IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, इसको भी डेस्टिनेशन के तौर पर यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपके पास क्योंकि जितने भी रजिस्टर्स हैं उनका इस्तेमाल एक ट्रिकी तौर पर है, मींस कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी है कि आप इन रजिस्टर्स को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करें। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उस्मान सर, सर ये दो क्वेश्चन है। एक तो लास्ट स्लाइड में ये जो हमने एंड पे लिखा है मल EBX, हाँ जी, ये एक्स क्यों का, ये मुझे समझ नहीं आया। यहाँ पे EAX लिखे बगैर कैसे ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाएगी, वो नहीं समझ। ये मैंने ऊपर लिखा है ऑटोमेटिक। जी, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन खुद से मल्टीप्लाई हो जाएगा। EAX मल्टीप्लाई होगा जो भी मल्टीप्लायर आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप यहाँ मतलब यहाँ पे अगर हम ECX या कुछ भी लिखते हैं तो EAX में जो भी वैल्यू पड़ी है तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई होके दोबारा उसी में EAX में ही वैल्यू आंसर आ जाएगा। सही होगा, थैंक यू सर। इससे पीछे वाली स्लाइड में है कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, तो वो थोड़ा क्लियर करें। ये दोनों उस वक्त अनेबल होते हैं जब 1 बिट एक्स्ट्रा जनरेट हो। अब दोनों में फर्क है, 1 बिट एक्स्ट्रा कभी भी जनरेट हो सकती है ऑपरेशन में। जी, तो अगर तो आपका डाटा अनसाइंड है, अगर आपका डाटा अनसाइंड है तो कैरी फ्लैग अनेबल होगा जी, और अगर आपका डाटा साइंड है और उसके बिहाफ पर कोई 1 एक्स्ट्रा बिट जनरेट होती है तो ओवरफ्लो फ्लैग अनेबल होगा। थैंक यू सर। और किसी का क्वेश्चन? फैसल कोई बात करना चाहते हैं? हाँ सर, कोई बात नहीं। चलें ठीक है, अगर कोई आपने किसी किस्म का कोई इशू है तो आप उधर कमेंट्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि मैंने ये इसको YouTube पे अपलोड करना है उस चैनल पे। जो लोग उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो अभी बाद में कर लीजिएगा। ये लेक्चर उधर प्लेस कर दिया जाएगा और उसका लिंक आपके स्टूडेंट पोर्टल में भी होगा और आपके ग्रुप में भी आ जाएगा। अगर किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई कमेंट्स है, कोई बात पूछनी है, क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो वहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। तो अभी हम थोड़ी देर में एक और लेक्चर है हमारा, तो उसके लिए कुछ देर के बाद हाजिर होते हैं फिर। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।